आदाब, स्वागत है आपका आपके प्यारे सड़क चैनल स्टूडेंट इंडिया पर और साथ में ही स्वागत है आपका आपके न्यू हिंदी वर्ड सीरीज के अंदर। और उसी सीरीज के अंदर हम पहला आपका टॉपिक था संज्ञा और सर्वनाम जो मैंने पढ़ा दिया है, उसी सीरीज का दूसरा टॉपिक है विशेषण वैस क्रिया। हाँ जी दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम विशेषण और क्रिया के बीच करवाने वाले हैं फाइट और देखते हैं कि हमारा विशेषण जीतता है या फिर क्रिया जीतने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर हम विशेषण और क्रिया के फुल कंसेप्ट पढ़ेंगे। हम दोनों के बीच में फाइट तो करवाएंगे, साथ ही दोनों को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे विद एग्जांपल, प्रैक्टिस, डेफिनेशन सब कुछ इस वीडियो के अंदर होने वाला है। इस वीडियो से पहले मैंने आपको एक वीडियो और पढ़ाई जिसमें मैंने आपको संज्ञा व सर्वनाम पढ़ाया था, मतलब संज्ञा और सर्वनाम के बीच फाइट करवाई थी। ठीक है, तो अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हो, ये इसी सीरीज की पहली वीडियो है और ये दूसरी वीडियो है। ठीक है, तो देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अब हम करते हैं विशेषण के भेद कितने होते हैं। तो मैंने बताया था विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक विशेषण और एक होता है संकेतवाचक विशेषण, जिसमें से पहला है गुणवाचक विशेषण। किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष दशा की विशेषता बताए उसे कहते हैं गुणवाचक विशेषता। कहने का अर्थ है कि कुछ ऐसे शब्द जो संज्ञा की विशेष कि किसी संज्ञा और सर्वनाम के गुण की, दोष की, उसकी दशा अवस्था की विशेषता बताए उसे कहते हैं गुणवाचक। जैसे मैंने उदाहरण लिया था ना, घोड़ा काला है, ये उसमें एक काला शब्द है ना, वो गुणवाचक विशेषण में आता है क्योंकि काला है, एक रंग है, रंग रूप भी आते हैं इसमें। ठीक है, जैसे कि हम ले लेते हैं वह व्यक्ति कितना बूढ़ा है, तो इसमें बूढ़ा शब्द है, ये एक अवस्था है, तो इसे भी हम कहेंगे गुणवाचक, क्योंकि वो उस बूढ़े व्यक्ति की विशेषता क्या है कि एक व्यक्ति है, उसकी विशेषता क्या है कि वो बहुत बूढ़ा है। ठीक है, तो वो भी बूढ़ा इसके अंदर गुणवाचक में आ जाता है। जैसे कि तुम्हें उस व्यक्ति में कितना बचपना है, तो बचपना भी उस लड़के बचपना है, उस लड़के की विशेषता बताया, तो बचपना शब्द गुणवाचक में आ गया। काला रंग, गोरा रंग, बचपना, बूढ़ा, बीमार व्यक्ति, ये सब जो ना अवस्था, गुण, दोष, दशा, ये सब के सब हमारे गुणवाचक में आते हैं। समझ में आ गया? जैसे कि बीमार व्यक्ति, यह वह व्यक्ति कितना बीमार है, उस व्यक्ति, ये वह व्यक्ति कितना बूढ़ा है, कितना बीमार है, वह व्यक्ति कितना काला है, गोरा है, वह कितना परिश्रम करता है, ये सब है ना, ये सब हमारे गुणवाचक में आते हैं। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होगा कि घोड़ा काला, ये बहुत बार आता है, घोड़ा काला है, ये इस शब्द के अंदर काला है गुणवाचक विशेषण। ओके, परिमाण होती है जो शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों की तमाम तोड़ का बोध कराती है, मतलब एक ऐसे विशेषण जो माप तोल की विशेषता करवाते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम की। कहने का अर्थ है, हम संज्ञा में ले लेते हैं चीनी, चीनी एक संज्ञा ही तो है कि मुझे 2 किलो चीनी दे दो, तो इसके अंदर माप तोल की बात चल रही है। माप तोल में क्या होता है कि 2 किलो, 3 किलो, 4 ग्राम, 5 ग्राम, ये सब आते हैं माप तोल के अंतर्गत। तो वही है कि मुझे 2 किलो चीनी दे दो, इसके अंदर क्या कह रहे हैं, माप तोल की बात चल रही है। तो इसमें 2 किलो एक विशेषण है, माप तोल की बात चल रही हो तो भी हम क्या, उसे हम क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। तो मुझे 2 किलो चीनी दे दो, इसके अंदर किलो भी एक माप तोल में आता है, मुझे 1 दर्जन केले दे दो, 1 दर्जन भी हमारा परिमाण ही होता है। ठीक है, तो इसी के अंदर समझ गए होंगे इतना। तो परिमाणवाचक के 2 भेद होते हैं, बहुत ही इजी होते हैं, कोई डरने की बात नहीं है। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण तो पता चलेगा ना, माप तोल की बात होती है, जैसे कि मुझे 2 किलो चीनी दे दो, मुझे 4 दर्जन केले दे दो, ये सब बातें तो परिमाण ही है, आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो अगर एग्जाम में आ जाए तो। परिमाणवाचक के 2 होते हैं भेद, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित है मतलब हमें उस चीज की बिल्कुल निश्चित जानकारी है, या फिर उस चीज की निश्चित जानकारी दे रहे हो किसी को कि मुझे 2 किलो चीनी दे दो, तो उसमें निश्चित जानकारी है कि उसमें चीनी सिर्फ 2 ही किलो चाहिए, 4 किलो नहीं, 5 किलो, सिर्फ 2 ही किलो चाहिए, जानकारी बिल्कुल निश्चित है। ओके, पर अगर वह कहे कि मुझे कुछ किलो चीनी दे दो, तो उसमें जानकारी बिल्कुल निश्चित नहीं है ना, क्यों, कुछ किलो, उसे कितना पता कितने किलो चाहिए। अगर कुछ दर्जन केले दे दो तो दर्जन भी कितने होने चाहिए ना, तो कुछ किलो, कुछ दर्जन, ये सब हमारे अनिश्चित में आते हैं। मतलब इसके 2 भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में माप तोल की निश्चित जानकारी नहीं होती है, हमें नहीं पता। निश्चित, हाँ निश्चित में तो होती है, निश्चित में हमें पता रहता है 2 किलो चाहिए, 4 किलो चाहिए, 5 किलो चाहिए। परंतु अगर अनिश्चित आ जाता है
तो कुछ किलो ऐसे रहेगा, मतलब पता नहीं कितने किलो चाहिए। ठीक है, एग्जाम में आपसे ऐसे कर सकते हो, बहुत ही यूज होता है। संज्ञा जो संख्यावाचक होती है, तीसरा बेस संख्यावाचक, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराती है। संख्या का बोध कराती है मतलब 2 3 4 5 6 7 8 ये सब संख्या होती है, काउंटिंग होती है, वे सब इसमें आते हैं। जैसे कि वहां पर 4 बच्चे हैं, वहां पर 2 बच्चे हैं, वहां पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो सभी की संख्या ही है ना, कि बच्चे की संख्या ही बताई जा रही है। इसके अंदर संख्या की विशेषता है, इसमें 2 3 4 ये सब हमारे विशेषण ही है, और वो संख्यावाचक विशेषण है। जहां पर भी काउंटिंग लिख लिया जाए, समझ जाना कि वो हमारा संख्यावाचक होगा। परंतु अगर काउंटिंग के साथ दर्जन, किलोग्राम ये सब आ जाए तो हमारा परिमाण में चला जाता है। समझ गए, इसमें से इतना ही अंतर है। और हाँ, परिमाणवाचक के जैसे ही संख्यावाचक की भी दो भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित का कहने का अर्थ होता है जिसमें बिल्कुल निश्चित जानकारी कि वहां 2 बच्चे खड़े हैं, वहां पर 4 बच्चे खड़े हैं, बिल्कुल निश्चित जानकारी कि वहां 4 बच्चे खड़े हैं, जानकारी बिल्कुल निश्चित है, हमारे में निश्चित संख्यावाचक है। अगर वहां पे कुछ बच्चे हैं, वहां पर कुछ बच्चे खेल रहे, कुछ लड़के खेल रहे, कुछ लड़कियां खेल रही हैं, तो हमें बिल्कुल निश्चित जानकारी नहीं है, तो वो हमारा संख्यावाचक तो है परंतु अनिश्चित संख्यावाचक है। आई होप आप ये 3 बहुत ईजी थे, समझ गए होंगे। चौथा रह रहा है संकेतवाचक, जो कि मैंने यहीं पे लिख दिया है, ये हमारा नहीं है, इसमें ऊपर ऊपर का है। संकेतवाचक है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम से पहले आकर उसकी विशेषता प्रकट करी। कहने का अर्थ है कि संकेत की तरह है, कि हम यहाँ पे संकेत कर रहे हैं, जैसे कि ये मार्कर मेरा है, तो ये मार्कर मेरा है। मार्कर क्या है इसके अंदर, भाई मार्कर संज्ञा है, परंतु ये शब्द क्या है ना, ये शब्द हमारा संकेतवाचक में आता है। सर्वनाम जो होती है हम बोल सकते हैं। ओके, अब जैसे कि हम संकेत में किसी की तरफ इशारा या फिर संकेत करें, तो ये मार्कर मेरा है, मैंने इसकी तरफ इशारा किया है, तो ये संकेत है। जैसे कि ये घर मेरा है, ये सेब मेरा है, यहाँ पर मैं संकेत कर रही, ये कैमरा मेरा है, यह उसका कैमरा है, उस लड़की को मेरे पास बुलाओ, तो ये सब संकेत किए जा रहे हैं। और संकेत वही किए जाते हैं जहाँ पर संकेतवाचक विशेषण हो, मतलब संकेतवाचक विशेषण वही होते हैं जहाँ पर संकेत हो। समझ में आया? तो विशेषण कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आप समझ गए होंगे विशेषण आगे होते क्या हैं। तो अब हम पढ़ेंगे क्रिया पढ़ने वाले, तो हम पढ़ेंगे क्रिया, परंतु क्रिया के अंदर से वो दो भेद नहीं पढ़ने वाले, अकर्मक और सकर्मक, जो कि हम बहुत बार पढ़ते हैं, नहीं, उसके अंदर वो पढ़ने वाले हैं संयुक्त संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, ये सब हम। तो दोस्तों विशेषण कंप्लीट होने के बाद अब हम करने वाले हमारी क्रिया। तो क्रिया है जिस शब्द से किसी के कार्य की होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। मतलब जिस शब्द से हमें ये पता चले कि काम क्या हो रहा है, मतलब एक ऐसा शब्द जो किसी काम के करने या होने का बोध करा, जैसे कि पढ़ना, लिखना, बैठना, खाना, ये सब क्या होते हैं, क्रियाएं होती है। मतलब हम जो डेली लाइफ में जितने भी कार्य करते हैं ना, वो सब क्रिया होती है। मैं बोल रही हूँ, मैं कार्य कर रही हूँ, तो क्रिया है। आप सुन रहे हो, आप कार्य कर रहे हो, वो भी क्रिया है। बैठना भी क्रिया होता है। मतलब जहाँ मतलब हम जो डेली लाइफ में जो जितना भी कार्य करते हैं सभी क्रियाएं तो है। हम बैठते हैं, बोलते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, हम चलते हैं, फिरते हैं, कितना काम करते हैं, वो सब क्रियाएं होती है। वो क्रियाएं क्या कहलाती है, हमारी क्रिया है। कि एक ऐसे शब्द जिसे ये पता कार्य के होने का, जैसे कि राम चल रहा है, राम चल रहा है, तो चलने का कार्य हो रहा है ना, तो कार्य होने का जो चलना शब्द है वो क्रिया है। और इसे ये पता चल रहा है कि कार्य हो रहा है, या फिर होने का बोध हो रहा होगा, या फिर होने का बोध भी होता है, हो रहा है। ठीक है, तो चलना काम है, तो चलना शब्द ये पता चलता है कि कार्य हो रहा है, कार्य का होने का बोध पता चल रहा है कि वो कार्य चलने का कर रहा है, तो चलने का कार्य तो हो रहा है ना, बस ये होता है। खेल रहा है, तो खेलना भी कार्य ही है, बैठ रहा है भी कार्य, सुनना भी कार्य, बोलना भी कार्य ही होता है। वो सब क्रियाएं, जो क्रियाएं कार्य है, क्रियाएं कार्य का मेल है एकदम से। इसके बाद दो भेद होती है जो कि बहुत ही सिंपल है, और बचपन से लेकर अब तक अपने पढ़ाई होंगे बहुत, मतलब जो 5वीं जो बुक होती है, 4th क्लास की बुक है, कोई सी भी बुक ले सकते हैं, 5th 4th 6th जितने क्लास की है ना, उसमें आपको ये तो मिल ही जाएंगे सकर्मक आकर्मक क्रिया। अब जाकर बड़े हैं, वरना पहले से नहीं थे, 2 ही थे। सकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं शब्द का फल सीधे कर्म पर पड़े, ये हो गई आपकी डेफिनेशन बुक की, जो भी मतलब आपको याद समझ जाओ कर सकते हो, या फिर मैं मतलब से एक डेफिनेशन बताऊंगी, वो भी सही है। कि जिसके अंदर कर्म हो, जिस या वाक्य में कर्म की प्रधानता हो, उसे कहेंगे सकर्मक, और जिसमें कर्म की प्रधानता ना हो
उसे कहेंगे अकर्मक। सकर्मक मतलब कर्म के साथ, स मतलब साथ, कर्म कर्म, तो कर्म के साथ सकर्मक। अ मतलब नहीं, क्योंकि अ नहीं में यूज करते हैं ना, तो अ मतलब नहीं, कर्म मतलब कर्म, तो जिसमें कर्म नहीं हो वो अकर्मक, इसमें कर्म हो वो सकर्मक। समझ में आया? तो मैं उदाहरण लेते हैं सकर्मक क्रिया का। मोनिका ने खाना खाया, या फिर हाँ ये लिख सकते हैं, मोनिका ने खाना खाया, राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा, आपने कारक तो पढ़े ही होंगे ना, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म में कर्म को, कर्म में ओ को है ना, वो शब्द तो आता ही है, तो इसे आप पहचान लोगे। राम ने रावण को मारा, तो राम ने किसको मारा? रावण को मारा। कर्म तो हो रहा है यहाँ पर, मारना तो एक क्रिया है, परंतु उसका फल हमें कर्म पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हम ऐसे ले सकते हैं, या फिर हम ऐसे ले सकते हैं, इसके अंदर एक कर्म आया है, राम ने रावण को मारा, इसमें रावण क्या है? एक कर्म है। क्या है? कर्म है। अब आप कैसे कि कर्म कैसे पता चलता है? तो रावण ने किसको मारा? राम ने किसको मारा? रावण को मारा। तो इससे हम पता चलते हैं किसको शब्द है ना, किसको या फिर क्या, ये दो शब्द है, इसे याद कर लो। और जिस वाक्य में अगर वाक्य आ जाए, अगर आपको ढूंढना हो तो आप इस शब्द से एक वाक्य बनाओ, क्वेश्चन बनाओ, और फिर इसका अगर आपको आंसर मिल जाए तो वो सकर्मक है, पर नहीं मिले वो कर्मक हो गया। राम ने रावण को मारा, राम ने किसको मारा? रावण को मारा। मोनिका खाना बना रही है, तो बनाना तो एक क्रिया है, पर क्या बना रही है? खाना बना रही है। क्या और किसको से क्वेश्चन निकालना है? क्या मोनिका क्या बना रही है? आंसर में है खाना, तो खाना बना रही तो एक कर्म है, तो हम सकर्मक को कह सकते हैं कि भाई ये सकर्मक क्रिया है। अकर्मक जिसमें कर्म की प्रधानता ना हो, जिसमें कर्म ना हो, जिसमें कर्म हो ही ना, उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। सीता रोती है, सीता रो रही है, सीता रोती है, राम खेलता है, ये सब राम खेलता है, सीता रोती है, बच्चा खाता है, ये सब आते हैं हमारे अकर्मक में, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। सीता रोती है, रोती क्या है भाई, हमें सब पता है क्रिया है, और राम क्या है? करता है। असल में नहीं पता आपको तो क्वेश्चन बना लो ना। सीता सीता क्या रोती है? नहीं बनता। सीता किसको रोती है? बिल्कुल भी नहीं बन रहा, क्वेश्चन तो बन ही नहीं रहा, तो मतलब इसमें कर्म है ही नहीं। ठीक है, अकर्मक में कर्म ही नहीं होता और सकर्मक में कर्म होता है। समझ में आ गया? इतना ही है। देखो, जिन क्रियाओं शब्दों का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है, क्योंकि अगर इसमें कर्म नहीं है तो फल कर्ता पे ही पड़ेगा ना, तो बस इतना ही है इसमें। दो ही हो गए, अब हम करते हैं हमारे पास 5 हैं जो कि आपको जब परेशान करते हैं, बिल्कुल इजी आप कर लोगे, वो कर। तो दोस्तों अब हम करने वाले हैं हमारे क्रिया के भेद। तो मैंने आपको अकर्मक सकर्मक तो पढ़ा ही दिए थे, तो भाई वो मैं रचना के आधार पर उसके भेद थे, ये विपत्ति के आधार पर क्रिया के भेद हैं। ठीक है, तो पहला है पूर्वकालिक क्रिया। 5 भेद होते हैं, बहुत इजी है, समझ जाओगे। उनके पूर्वकालिक क्रिया होता है जो, इसके नाम से ध्यान देखो, आप इसे ध्यान देखोगे, पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले, और काल का मतलब क्या होता है? समय। कहने का अर्थ है एक ऐसी क्रिया जो एक क्रिया जैसे हो रही है ना, कोई भी क्रिया हो रही है, उससे पहले हो चुकी क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। मतलब जो पहले हो गई है क्रिया, जो किसी एक क्रिया से पहले हो गई है, उसे कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया। जैसे कि रमेश नहाकर सोने जाएगा, तो या फिर रमेश नहाकर खाना खाएगा, तो रमेश नहाकर खाना खाएगा। क्रिया तो आपको पता है क्या होता है, खाना खाना भी एक क्रिया है और नहाना भी एक क्रिया है। तो रमेश नहाकर खाना खाने जाएगा, तो खाना खाना भी क्रिया है, नहाना भी क्रिया है, परंतु खाना खाने से पहले उसने एक क्रिया की है जिसका नाम है नहाना। तो जो क्रिया एक क्रिया से पहले होती है, कोई पहली क्रिया जो होती है ना, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। समझ में आया? जैसे कि पुजारी मंदिर जाकर पूजा करेंगे, तो पहले तो मंदिर जाएंगे, वो क्रिया हुई, फिर पूजा करेंगे, एक वो क्रिया हो गई। तो पूजा करने से पहले वो क्या काम करेंगे? मंदिर जाएंगे, तो मंदिर जाना इसमें पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, तो ज्यादातर पूर्वकालिक क्रिया एक पहचान होती है, उसके अंदर ज्यादातर कर शब्द लगता है। कर मतलब देखिए, पुजारी मंदिर जाकर है ना, तो जाना के साथ कर लगा। जाना क्या है? क्रिया है, परंतु उसके स्थान पर हमने जाकर लगा दिया। जिस क्रिया में ऐसे शब्द कर आ जाए, जाकर वो कार्य करेंगे, या फिर मैं नहाकर पूजा करूंगी, तो मैं नहाकर, कर है ना, नहाकर
फिर वो कार्य करूंगी। तो नहा कर शब्द तो आएगा, हर जो हमारी क्रिया होती है कर शब्द आता है, जिस भी क्रिया के साथ कर आ जाए ना, ये काम करके हम वो काम करेंगे, तो वहां पूर्वकालिक क्रिया है। सिंपल है इसका। प्रेरणार्थक क्रिया, जो कार्य वह खुद ना करके किसी और को करने के लिए प्रेरित करे, उसे पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक नहीं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। मतलब एक ऐसी क्रिया जिसमें हम काम खुद ना करके किसी और को करने के लिए प्रेरणा दे, उसे प्रेरित करे, वो होती है प्रेरणार्थक क्रिया। नाम उसके नाम में इसका आंसर जो है क्वेश्चन परिभाषा हो चुकी हुई है। तो भाई प्रेरणार्थक क्रिया समझ में क्या होते हैं। अब कैसे हो हम उदाहरण बताते हैं। देखो, एक ऐसी क्रिया जो कार्य हम खुद ना करें और किसी और को करने के लिए प्रेरणा दे, से प्रेरित करें, फिर उसे काम दे दे। जैसे कि मोहन ने रमेश को दौड़वाया, तो मोहन ना तो खुद दौड़ा, सॉरी, मोहन ने रमेश को दौड़ाया, तो मोहन ने रमेश को दौड़ाया है, ठीक है। मतलब मोहन खुद नहीं दौड़ा, उसने रमेश को दौड़ाया, तो मोहन ने कार्य नहीं किया, रमेश ने कार्य किया, ठीक है। ऐसी क्रिया जिसके अंदर वो व्यक्ति काम खुद ना करके किसी और को करने के लिए कहते हैं, फिर उसे उसे करवाता है, तो वो होती है हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। या फिर हम उदाहरण ले सकते हैं, माँ ने नौकरानी से एक खाना बनवाया, तो माँ ने खुद खाना नहीं बनाया, नौकरानी से खाना बनवाया। तो जिसके जरिए कार्य किया जाता है ना, जैसे कि प्रेरणा होता है कि व्यक्ति खुद कार्य ना करके किसी और को करने के लिए दे देता है, ऑर्डर जिसे बोल सकते हैं। जैसे कि रमेश ने अपनी माँ से चाय बनवाई, तो रमेश ने खुद चाय बनाई, बनाई किसने, माँ ने बनाई, तो माँ ने चाय बनाई, ये हमारी प्रेरणार्थक क्रिया हो गई, जिसमें व्यक्ति काम खुद ना कर किसी और को करने के लिए कहता है। नाम नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया वे क्रिया जिसमें संज्ञा सर्वनाम से क्रियाएं बनाई जाती हो, किसी संज्ञा से किसी सर्वनाम से क्रिया बनाई जाती हो। जैसे कि हाथ से हथियाना, हाथ हाथ होता है परंतु उसे हथियाना, हथियाना एक क्रिया है, तो हथियाना बन गया, हाथ से हथियाना बन जाता है, एक क्रिया बनाई जाती है। हाथ संज्ञा है, उसे क्रिया बनाई हथियाना। ला से लतियाना, लाठी से लठियाना, ऐसे ऐसे बहुत सारे शब्द से अपना से अपनाना, अपना एक सर्वनाम है तो अपनाना, ये सब है ना, इसमें हम एक संज्ञा और सर्वनाम की क्रियाएं बना देते हैं। हाथ से हथियाना, लाट से लठियाना, लात से लतियाना, या फिर हम बोलते हैं अपना से अपनाना, ये शब्द आते हैं हमारे नाम धातु क्रिया में, जिसमें संज्ञा और सर्वनाम से क्रिया बनती है। संयुक्त क्रिया क्या होती है, संयुक्त क्रिया जिसमें बहुत सारी क्रियाएं शामिल हो। रमेश ने पढ़ लिया, रमेश ने पढ़ लिया। देखो इसमें संयुक्त क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, इसमें कर आता है कि उसने ये काम करके वो काम किया, परंतु इसके अंदर कर नहीं आता, इसमें सिर्फ बहुत सारी क्रियाएं होती है। राम ने पढ़ लिया, राम ने पढ़ लिया, दो क्रियाएं आई परंतु कर नहीं आया, तो कर नहीं आया तो मतलब ये संयुक्त क्रिया है। पढ़ना एक क्रिया है, लिया भी एक क्रिया है, तो ये क्या है, हमारी संज्ञा है, वो संज्ञा नहीं, संयुक्त क्रिया है, जिसमें बहुत सारी क्रियाएं आ जाती हैं। दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकते हैं, एक भी हो सकती है, पर अगर दो तीन चार ऐसी हो तो संयुक्त क्रिया में आ जाता है, परंतु कर लग जाए तो वो हमारा पूर्वकालिक में आ जाता है। सहायक क्रिया होती है वही जो सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होता है, एक ऐसी क्रिया जो सहायता करती हो वाक्य को पूरा करने के लिए, एक ऐसी क्रिया जो सहायता करते हो, इसे हम बोल सकते हैं। देखो उदाहरण ले लेते हैं, आपने सब तो पढ़ा है ना, मैंने जैसे कि लड़ना, खेलना, कूदना, बैठना, बोलना, सुनना, ये सब क्रियाएं होती है, परंतु उसके साथ साथ कभी अपने वाक्य पढ़ा हो कोई भी, राम खाना बना रहा है, तो राम क्या है, करता है, खाना क्या है, कर्म है, बनाना क्या है, क्रिया है, मतलब ये है शब्द क्या है, कुछ है का भी कोई मतलब होता होगा ना, तो भाई जो है शब्द ने ये भी क्रिया है, परंतु ये सहायक क्रिया है। और बनाना, जो बनाना है ना, बनाना वो भी क्रिया है, परंतु वो सहायक नहीं, वो मुख्य क्रिया जो बिल्कुल मेन होती है और मुख्य होती है, उसे मुख्य क्रिया कहेंगे। और जो बिल्कुल सहायता करते हैं वाक्य को पूरा करने के, जैसे था, होगा, होगी, है, ये सब हमारी अंत में लगती है और ये वाक्य को पूरा करने में हमारी मदद करती है। समझ में आ गया, इतनी से बिल्कुल इजी थे, मतलब सबसे इजी यही होंगे। तो हमने विशेषण और क्रिया कंप्लीट पढ़ लिया है। विशेषण कितने भेद, विशेषण के भेद, उसकी परिभाषा पढ़ लिया आपने, क्रिया भी पूरे कर लिए हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्रिया और विशेषण क्या होते हैं। और मैंने कहा था कि हम इनमें से बताने वाले हैं भाई इनमें से कौन जीतने वाला है, तो क्रिया जीती या फिर विशेषण। तो भाई मेरी तरफ से तो क्रिया और विशेषण बहुत ज्यादा इजी टॉपिक थे, तो मेरी तरफ से दोनों ही जीते और दोनों ही बेस्ट टॉपिक थे, तो 10 आउट ऑफ 10 तो मिलेगा इन दोनों को ही, तो मेरी तरफ से भाई दोनों जीते। परंतु अब आप बता कमेंट सेक्शन के अंदर कि कमेंट सेक्शन में आपको बताना कि इन दोनों में से आपके हिसाब से कौन जीता है और कौन सबसे इजी था, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।